हेलो नीट एस्पायरेंट्स। आपके अपने चैनल नीट यूजी बायो में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश। और आज हम आसान भाषा में नीट के हर कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जीवन क्या है, व्हाट इज़ लिविंग। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेड़, एक कुत्ता और हम इंसान, इन सब में ऐसी कौन सी खास बात है जो हमको निर्जीवों से अलग करती है? इसका मतलब है हमको सजीव बनाती है। वॉट मेक्स अस डिफरेंस फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। ये आपके लिए वीडियो होगा, क्लास 11th के लिए भी, और जो बच्चे नीट 2026 दिलाने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। चलिए हम सबसे पहले यूनिट नंबर 1 को देखेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड का। ठीक है, जीवन क्या है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 1 होगा द लिविंग वर्ड्स, व्हाट इज लिविंग। लेक्चर नंबर फर्स्ट होगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किस किस पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं, किस किस पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट है व्हाट इज़ लिविंग, इसका हम हल्का सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और इनको लिविंग बनाने वाले जो करेक्टर्स होंगे, करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में देखेंगे। पहला है ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इन 5 कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम लिविंग को डिफाइन करेंगे नॉन लिविंग से। फिर देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग, सजीव निर्जीव में अंतर देखेंगे। उसके बाद हम क्विक समरी एंड रिविजन इसका देखेंगे। फिर कुछ एमसीक्यूज लास्ट में इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम ये सब पढ़ने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो पहला वर्ड है व्हाट इज लिविंग। अब लिविंग को जिस साइंस के ब्रांच में पढ़ते हैं उस साइंस के ब्रांच को कहते हैं बायोलॉजी। इसका मतलब है बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। पहला है बायोस, इसका मतलब होता है लाइफ या जीवन। दूसरा है लोगोस यानी स्टडी का अध्ययन, इसका मतलब है जीवन का अध्ययन। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, स्टडी ऑफ लाइफ। क्लियर? इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जीव विज्ञान जीवों का व्यवस्थित अध्ययन करना होता है। ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट के रूप में इसका अध्ययन करना होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना और जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। तो आप कह सकते हैं जीवों के अध्ययन की वह शाखा जहाँ पर जीवन का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी उस ब्रांच को कहेंगे जिस पर हम लिविंग्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी कभी आप बुक पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। एनसीईआरटी बुक कहता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में 2 प्रश्न छिपे हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एनसीईआरटी लाइन को कोट कर रहा हूँ कि जो पहला प्रश्न होगा वो प्रश्न कैसा होगा? तकनीकी होगा। जो सजीव तथा निर्जीव क्या है ये पूछ रहा है, इसका हम उत्तर खोजने का प्रयत्न करेंगे। क्लियर है क्या? तो एनसीईआरटी जो बुक होती है उसमें पूछा गया है वास्तव में जीवन क्या है। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला जो प्रश्न है तकनीकी, टेक्निकल टर्म का क्वेश्चन है, सजीव तथा निर्जीव क्या है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो दार्शनिक प्रश्न है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, चूंकि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट से समझते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दूसरे प्रश्न का उत्तर समझने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन नहीं करेंगे, हम चिंतन करेंगे पहले क्वेश्चन पर कि जीव क्या है। ठीक है, चलिए, तो जीव क्या है देखते हैं। सजीव वे होते हैं जो वृद्धि यानी ग्रोथ, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, उपापचय, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय संगठन, उद्दीपन की प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जैसी कुछ विशेषताएं प्रदर्शित करती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दोज विच एग्जिबिट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने वाले को हम क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। हालांकि हम इन सभी का विस्तार से आने वाले टाइम में देखेंगे कि वास्तव में जीवन क्या है या जीव क्या है। चलिए, तो जीव को डिफाइन करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 5 विशेषताएं हम बताएंगे। ठीक है, पहला जो लक्षण है वो ग्रोथ है, वृद्धि। दूसरा है रिप्रोडक्शन या प्रजनन। तीसरा है मेटाबॉलिज्म, उपपचय। और चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन। पांचवा है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, उद्दीपन की प्रतिक्रियाएं।
ये 5 लक्षण हैं। इन 5 लक्षणों के आधार पर हम किसी भी जीव, किसी भी चीज़ को सजीव या निर्जीव दर्शाते हैं। तो ऊपर में जो 2 आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर होंगे किसी भी जीव के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, ठीक है। यानी कि सजीवों में ग्रोथ भी दिखता है और प्रजनन भी दिखता है, लेकिन ग्रोथ और प्रजनन कुछ निर्जीवों में भी देखा गया है, या प्रजनन कुछ जीव नहीं भी करते हैं। तो इसको हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानेंगे, लेकिन सजीव का मुख्य लक्षण नहीं मानेंगे। आगे इसको समझेंगे विस्तार से। जो 3 लक्षण आपको दिख पा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कि उपापचय, कोशिकीय संगठन, उद्दीपन की प्रतिक्रियाएं, ये जो 3 आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। आगे इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि क्यों हम ग्रोथ रिप्रोडक्शन को डिफाइन कैरेक्टर नहीं मार रहे हैं जीवन का, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्स को क्यों मार रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को समझते हैं किसी जीव के भाग, आकार, संख्या, द्रव्यमान यानी कि भार का बढ़ना ही क्या है? वृद्धि है। किसी जीव के भागों के आकार, संख्या, द्रव्यमान यानी कि भार का बढ़ना ही क्या है? वृद्धि है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पेड़ की शाखाएं बढ़ती हैं। आप देख पा रहे हैं गमले में पेड़ है, इसकी शाखाएं क्या हो रही? बढ़ रही हैं। तो ये क्या कर रही हैं? ग्रोथ कर रही हैं। इसका मतलब ये है, ये अपने आकार में अपने आप को बढ़ा रही है, अपने हाइट को बढ़ा रही है। ये क्या होगी? पेड़ की शाखाएं क्या है? बढ़ रही हैं। ये भी क्या है? वृद्धि कर रही हैं। क्लियर है? दूसरा क्या है? बच्चों का कद बढ़ना, यानी कि चाइल्ड के हेल्थ का क्या होना, यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ना, ये भी क्या है? वृद्धि है। ठीक है, जैसे कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कैसे वृद्धि करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, अपने सेल को डिवाइड करके वृद्धि करते हैं। फिर जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ये कोशिका विभाजन द्वारा अपनी वृद्धि करते हैं। प्लांट्स ये भी कैसे होते हैं? ये लाइफ टाइम क्या करते हैं? अपने कोशिकाओं को विभाजित करके लगातार सेल को डिवाइड करके वृद्धि करती रहती हैं। बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स लाइफ टाइम ग्रोथ नहीं करते हैं। एनिमल में जो टिश्यू होती है, उस टिश्यू में कुछ विशेष टाइप की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं ही क्या करती हैं? विभाजित होती हैं, अपने आप को डिवाइड करती हैं टिल सम एज, कुछ विशेष समय तक। ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं ग्रोथ किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो मेनली ग्रोथ 2 प्रकार की होती हैं। पहला जो ग्रोथ है उसको हम कहते हैं आंतरिक वृद्धि, यानी कि इंट्रिंसिक ग्रोथ। नाम से स्पष्ट है, आंतरिक इसका मतलब है जीव शरीर के अंदर होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं? आंतरिक वृद्धि कहते हैं। दूसरा जो वृद्धि है उसको हम कहते हैं बाह्य वृद्धि, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब नाम से स्पष्ट है, एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य वृद्धि, यानी कि जीव शरीर के बाहर होने वाली वृद्धि। ठीक है, नोट यहाँ पे बता सकता हूँ मैं कि सजीव और निर्जीव दोनों में वृद्धि होती है, इसलिए वृद्धि को जीवन का लक्षण नहीं मान सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं पर्वत का बढ़ना, ठीक है, या कोई भी निर्जीव चीज़ को बढ़ना, ये भी वृद्धि करती हैं। ठीक है, क्योंकि पर्वत के ऊपर कुछ जम जाए, सपोज कीजिए हिमालय में है, उसमें बर्फ़ जम जाए, तो उसमें हाइट में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब है वो निर्जीव है। नॉन लिविंग में भी क्या हो रही? वृद्धि हो रही है, इसलिए हम इसको नहीं मान सकते कि लक्षण होगा जीवन का। यानी सजीव निर्जीव दोनों में क्या होती? वृद्धि होती है, इसलिए वृद्धि को जीवन का लक्षण नहीं मान सकते हैं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को कमेंट में करेंगे। क्या मृत जीव वृद्धि करते हैं? क्या जो डेड होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वृद्धि करते हैं? इसका आप कमेंट में बताएंगे, नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा जो कैरेक्टर्स हम डिफाइन करते हैं, कैरेक्टर्स ध्यान करते हैं सजीवों का, वो है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। अब आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्रजनन क्या है, कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जीवों में होने वाली जो अपने ही समान संतति पैदा करती है, अपने समान लक्षण वाले जीवों को उत्पन्न करती है, प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन वह प्रक्रिया है जिससे जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? लैंगिक, क्या कहलाते हैं? प्रजनन कहलाते हैं। ये प्रजनन 2 प्रकार करते हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। इसके बारे में साथ में आगे पढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं ये एक ओल्ड ट्री है, ओल्ड ट्री है। इस ओल्ड ट्री से एक न्यू ट्री बन रहा है। इसका मतलब ये है कि इस जेनेटिक, यहाँ पे क्या होगा, जो जीन्स होंगे यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब है ये ओल्ड ट्री अपने ही समान लक्षण वाले जीव को पैदा कर रही है। इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे ये इसके ओल्ड ट्री के समान होंगे, ये प्रजनन हो गए। कहा जा रहा है कि जीव अपने समान संतति उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि पेड़ से पेड़ ही पैदा हो रहा है इसके पूर्वज से। ठीक है, चलिए, तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स। इट कैन बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है,
बात करते हैं एक कोष की जीव जनन कैसे करते हैं। जो एक कोष की जीव होते हैं वो एसेक्सुअल द्वारा जनन करते हैं। एसेक्सुअल कहने का मतलब है इसमें किसी प्रकार का युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार के दो पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती, नर मादा की आवश्यकता नहीं होती है, सिंगल कोशिका अपने आप में सफिशेंट होती है प्रजनन करने में। जो बहुकोश की जीव होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वी आर, प्लांट्स होते हैं मल्टीसेलुलर्स, हम लोग होते हैं, ठीक है, मानव होती हैं, ये कैसे करती हैं, लैंगिक जनन के द्वारा। इसका मतलब है युग्मकों का निर्माण होता है, स्पर्म ओवम का निर्माण होता है, उनके मिलने से जाइगोट और एम्ब्रियो बनता है, फिर एक जीव बनता है। तो इसको हम कहते हैं लैंगिक जनन, यानी कि दो जीवों का संपर्क होगा नर और मादा का, दोनों का युग्मक बनेगा, इसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो आप समझ आ गया कि एक कोष की जीव जनन कैसे करते हैं और बहुकोष की जीव कैसे जनन करते हैं। अब रिप्रोडक्शन के दो प्रकार होते हैं। पहला को हम कहते हैं अलैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही जीव से संतति उत्पन्न हो करते हैं और गेमिट का निर्माण नहीं होता है, इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि एक कोष की जीव लाइक जीवाणु, जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाइनरी फिजन द्वारा अपने आप का जनन करते हैं, इसको हम द्विविखंडन कहते हैं। शैवाल व एल्गी यानी कि एल्गी एंड फंगस, कवक कैसे करते हैं, बीजाणुओं के द्वारा बाइस्पोर्स के माध्यम से प्रजनन करते हैं। ईस्ट व जो हाइड्रा होते हैं बडिंग के थ्रू यानी कि मुकुलन के द्वारा क्या करते हैं, ये प्रजनन करते हैं। उसी प्रकार जो चपटी कृमि हम कहते हैं, इसको हम प्लेनेरिया कहते हैं, प्लेनेरिया रीजनरेशन के माध्यम से प्रजनन करती हैं। दूसरा है लैंगिक जनन। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर और मादा युग्मकों के निर्माण व संलयन से नया जीव उत्पन्न होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर नर और मादा के क्या होंगे, युग्मक बनेंगे, आपस में संलयित होंगे, फिर क्या होगा, इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब आपके लिए एक सवाल है, क्या जनन जीव के लक्षण हो सकते हैं? तो नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जनन के कुछ अपवाद हैं। कुछ ऐसे भी जीव हैं हमारे प्रकृति पर, हमारे अर्थ पर, जो प्रजनन नहीं करते हैं। जैसे कि खच्चर, जो खच्चर होते हैं वो प्रजनन नहीं कर सकते, उनमें प्रजनन की क्षमताएं नहीं होती हैं। जो बंध वर्कर मधुमक्खी होती हैं, जो स्ट्राइल, ठीक है, जो वर्कर हनी बी होती हैं, उनमें जनन की क्षमता नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो जनन होता है वो जीवों का लक्षण नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ग्रोथ और प्रजनन में ये जीवों के लक्षण क्यों नहीं हो सकते हैं। तीसरा जो लक्षण है वो है मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचय। उपापचय को बच्चों आप इस प्रकार से समझिए कि एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में मशीनें लगातार काम करती हैं। ठीक उसी प्रकार जो हमारे शरीर होती है, उन हमारे शरीरों में लगातार क्या होती है, कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि सपोज़ कीजिए एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, ये मशीनें लगातार काम करती हैं कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसी प्रकार हमारे बॉडी में बहुत सारे साइकिल्स, बहुत सारे बायोकेमिकल्स रिएक्शन होते रहते हैं। हमारे बॉडी में सभी बायोकेमिकल रासायनिक अभिक्रियाओं के पूरे योगों को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय कहते हैं। अब इसको ऐसे याद रखेंगे, मेटाबॉलिज्म एम फॉर मशीन्स इन आवर बॉडी, यानी कि शरीर के अंदर की जो मशीनरी होती है, जो काम करती है, इसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपको यहाँ याद रखना है कि जो मेटाबॉलिज्म है, किसी एक अंग के रासायनिक क्रिया की बात नहीं हो रही है। किसी भी जीव के जितने भी रासायनिक प्रक्रियाएं होंगी, उन सभी के योग को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आप, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट्स, एनिमल, फंगस, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी जीवों में क्या होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं। एक सवाल है आप लोगों के लिए कि क्या निर्जीवों में उपापचय क्रियाएं होती हैं? बिल्कुल नहीं, निर्जीवों में क्रिया नहीं होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उपापचय है वो हमारे विशिष्ट लक्षण होती है किसी भी जीव की। किसी भी जीव को हमको सजीव डिफाइन करना है, इसका मतलब है उसमें मेटाबॉलिज्म गुण पाया जाएगा। तो क्या उपापचय जीव का विशिष्ट लक्षण है? हाँ, क्योंकि सभी जीवों में उपापचय क्रियाएं होती हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सभी जीवों में, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी जीवों में क्या होती हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं। चीज़ों का बनना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का होना, श्वसन का होना, ये सब क्या है, मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाएं होती हैं। मेटाबॉलिज्म सभी जीवों की एक विशेषता है। यह दर्शाता है कि जीवधारी और निर्जीव चीज़ों में क्या अंतर है। यानी कि मेटाबॉलिज्म वही डिफाइनिंग फैक्टर होता है जो एक सजीव को निर्जीव से अलग करता है। प्रत्येक जीव की कोशिकाएं ये
एक क्रियाएं एंजाइम की सहायता से नियंत्रित करती हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत सारी यहाँ पे रिएक्शंस चल रही हैं जिस प्रकार से मशीन में होती हैं। तो आइए आप समझ गए होंगे मेटाबॉलिज्म क्या है। आइए कुछ समझते हैं इसके बारे में कि सभी जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का योग क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है, जो जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं कोशिका के अंदर निरंतर चलती रहती हैं। टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बच्चों मेनली दो प्रकार की होती हैं। पहला जो है उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, या हमको इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि श्वसन, समझाऊंगा क्यों होता है कि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। अब ऊर्जा यानी एनर्जी रिलीज होती है। कैसी होती है, जब कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल में, यानी कि जटिल अणुओं का टूटकर सरल अणुओं में बदलना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना सिंपल मॉलिक्यूल में, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म का ही टाइप है, जैसे कि श्वसन, रिस्पायरेशन करना। अब इसमें क्या होता है, आप देख पा रहे हैं श्वसन हो रहा है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, बटन होता है। देखो ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसका क्या होगा, अपघटन होगा। क्लियर है क्या। तो ग्लूकोज का जब अपघटन होता है तो क्या बनती है, एटीपी उत्पन्न होती है, एनर्जी मुक्त होती है। वही हमने कहा कि जटिल अणुओं का टूटकर सरल अणुओं में बदलना, जिससे एनर्जी बनती है, क्या कहलाती है, कैटाबॉलिज्म कहलाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो रिएक्शंस है ये कैटाबॉलिज्म के वाइस वर्सा, जस्ट उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है। जस्ट उल्टा था, यहाँ पे क्या था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटा सिंपल मॉलिक्यूल में और एनर्जी मुक्त हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें क्या होती है, ऊर्जा मुक्त नहीं होती, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का उपयोग होता है। तो कैसा हो गया, एनाबॉलिज्म प्रक्रिया हो गई। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अब आप कह रहे हैं कि सर इससे तो हमको खाना बनता है, हमको तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इससे एनर्जी हमको मिल रही, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो तो बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पौधे के सूर्य प्रकाश से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसका मतलब है कि सूर्य प्रकाश क्या है, एनर्जी का मुख्य सोर्स है। इस एनर्जी का उपयोग करके, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट बनाया जा रहा है। और कार्बोहाइड्रेट कैसा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। सिंपल मॉलिक्यूल कौन सा हो सकता होने के लिए, CO2, H2O, ये सब क्या हैं, आपके सिंपल मॉलिक्यूल हैं। सिंपल मॉलिक्यूल से कार्बोहाइड्रेट बन रहे हैं कि सरल से क्या हो, जटिल बनने का काम हो रहा है। क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे मेटाबॉलिज्म क्या है। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के दो प्रकार होते हैं। इन जितने भी प्रक्रियाएं हो रही हैं सब क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म वही डिफाइनिंग फैक्टर है जो एक जीव को लक्षण में विशेषता दिखाती है। चलिए, तो हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म में जीवों के लक्षण होते हैं। चौथा जो लक्षण है, डिफाइनिंग जो फैक्टर्स है जीवों के, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कोशिकीय संगठन। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो जीवन बनी है, या किसी भी जीव को जो जीवन बनी है, उसकी मूलभूत इकाई क्या है, कमेंट कीजिए, बताइए क्या है उसकी मूलभूत इकाई, क्या है, कोशिका। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका। इसका मतलब सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो जिस भी वस्तु, जिस भी ऑब्जेक्ट में कोशिकाएं होंगी, वो क्या है, सजीव होंगी। कोशिकाएं मुक्त रूप से अपने काम करती हैं, और बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंगों से अंगतंत्र का निर्माण होता है, और अंगतंत्रों के मिलने से एक जीव का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं जीवन की इकाई क्या है, कोशिका। तो कोशिका जीवन का विशेष लक्षण है। ठीक है, चलिए, तो कोशिका सभी जीव की मूलभूत सृजनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इसको समझते हैं कि आपके यहाँ जब घर बनता है, कैसे घर बनता है, ईंटों से घर बनता है। तो जब ईंट क्या है, ईंट यहाँ पर एक इकाई के रूप में काम करती है। जब बहुत सारे ईंट मिलते हैं तो दीवार बनती है। तो जब बहुत सारी दीवार बनती है, फिर कमरा बनता है। बहुत सारे कमरों से क्या होता है, फिर घर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार एक ईंट के भांति कोशिका भी एक जीव का निर्माण करती है। कैसे करती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, जी देखो, जिस प्रकार से ईंट से मिलकर दीवार बना तो हम उसको टिश्यू समझते हैं, उसी प्रकार जो कोशिकाएं होती है, बहुत सारी कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं। ऊतक से क्या बनते हैं, अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, और बहुत सारे अंग मिलकर क्या करते हैं, एक जीव शरीर का निर्माण करते हैं।
तो जिस प्रकार से एक दीवार या घर की जो इकाई हम कह सकते हैं ईंट होती है, उसी प्रकार जीव की इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो इसलिए हम कोशिका को जीवन का लक्षण मानते हैं। तो एक कोश की जीव, जैसे कि इसका मतलब है कि ऐसा जीव जिसमें सारी प्रक्रियाएं, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक ही सिंगल कोशिकाओं में होंगी। जितने भी इसेंशियल प्रक्रियाएं होंगी वो कैसी होंगी, उस एक कोशिका में होंगी, सिंगल कोशिका में होंगी। उसको हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं और वही कोशिकाएं सभी जीवन की प्रक्रियाएं करती हैं, यानी कि सिंगल सेल में सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। क्लियर है क्या? बात करते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब कैसे हैं, ये एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है। बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव। नाम से स्पष्ट है, ऐसा जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, इसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसमें क्या होता है, विभेदन होता है, जिसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। कामों का बंटवारा होता है कि किस प्रकार से कौन सा सेल क्या काम करेगा। उसको हम बहुत सिंपल भाषा में समझ रहे हैं, इसको है ना, बहुत हाई फाई भाषा में समझ रहे हैं, हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं हल्का सा कि डिफरेंशिएशन इसका मतलब होता है कि हर सेल मुझे क्या करना है वो अपने आप डिवाइड करता है। और विशेषीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब है कि सपोज दैट कि मुझे हार्ट सेल ही बनानी है, मुझे लीवर सेल ही बनानी है, क्या है, स्पेसिफिकेशन है कि वही उसका काम है। ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव में नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वी आर्स यानी कि ह्यूमंस, ये सब कैसे हैं, हम बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि क्या कोशिका के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व हो सकता है? आप खुद सोचिए और इसको कमेंट करके बताइए क्या हो सकता है। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोशिका जीवन की हमारी इकाई होती है। ठीक है, संरचनात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, इसलिए सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्या कोशिकीय संगठन को जीवों का विशिष्ट लक्षण माना जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोशिका सभी जीवों का निर्माण करती है, इसलिए जीवों के लक्षण ये हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है। पांचवा है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इसका मतलब है कि बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाना। आप महसूस करें कि अपने आसपास में आपके सजीव घटक भी होंगे और अजैविक घटक भी होंगे। ताप, प्रकाश, दाब, टेम्परेचर, हवा, पानी, ये सब क्या है, आपके सराउंडिंग, आपके इन्वायरमेंट्स में है। अब कहीं न कहीं उनसे अपने सेंसेस के माध्यम से कुछ न कुछ रिस्पॉन्स डेली शो करते हैं और वो भी आपको इफेक्ट करते हैं, आप भी उनको इफेक्ट करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, रिस्पॉन्स करना है स्टिमुलाई से। क्लियर है क्या? तो सजीव अपने परिवेश यानी कि आसपास, यानी प्रकाश, तापमान, कुछ केमिकल जैसे क्या करते हैं, कुछ उत्तेजनाओं, स्टिमुलस के क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। लिविंग बींग्स रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई सच लाइट, टेम्परेचर एंड केमिकल्स। क्या सही बात है? आप भी महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, सूरजमुखी के जो फूल होते हैं, सनफ्लावर के जो फ्लावर होते हैं, वो सूर्य की ओर मुड़ता है। क्यों मुड़ता है? क्योंकि जो प्रकाश है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। हालांकि डिटेल में नहीं जाएंगे क्यों नहीं करता है। ठीक है, इसको और कभी विस्तार से पढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या फाइटो हार्मोन्स का काम करते हैं यहाँ पर। लेकिन सिंपल समझते हैं कि जो फ्लावर भी होते हैं वो सूर्य के प्रकाश के प्रति अपनी रिस्पॉन्स को शो कर रहे हैं। जिस जिस दिशा पर सूर्य होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, उसी दिशा पर क्या होगी, इसके फ्लावर होंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो तुरंत अपने हाथ को हटाते हैं, जलने का डर होता है। एक प्रकार से हम गर्म जल पे अपने सेंसेस के माध्यम से इसको हटा रहे हैं, ये भी रिस्पॉन्स है। क्लियर है क्या? इसको आप एक एनालॉजी से समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से। जैसे कार होता है, ठीक है, कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो आजकल हाईटेक कार आ गई हैं। उस कार में क्या होते हैं, कुछ सेंसर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ सेंसर्स होते हैं। जैसे कार का सेंसर किसी वस्तु के नज़दीक आते ही ब्रेक लगा देता है, वैसे ही शरीर में कुछ प्रतिक्रिया चलती है। इसका मतलब है कि जो कार होती है सुरक्षा पर्पज़ से कोई भी चीज़ नज़दीक आए तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। ये क्या है, ये एक सेंसर होती है। क्लियर है क्या? ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी में कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। जैसे कि माइंड हो गया सेंसेस के लिए, आँख देखने के लिए, हाथ टच करने के लिए, ईयर्स सुनने के लिए, नाक स्मेल करने के लिए, और जो टंग होता है वो टेस्ट करने के लिए होती है। ये सभी हमारे जो संवेदी प्रक्रियाएं होती हैं, इनसे हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। चाहे खट्टी चीज़ खाएं, चाहे मीठी चीज़ खाएं, चाहे कड़वी चीज़ खाएं। ठीक है, कुछ जोर का आवाज़ सुन लिए, कुछ तेज़ रोशनी देख लिए, कुछ गंदी स्मेल सुन लिया, कुछ खुशबू स्मेल सूंघ लिए, कुछ टेस्टी खाना खा लिए।
इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट से क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। तो जितने भी जीव होते हैं उन जीवों का विशेष लक्षण होता है किसी भी वस्तु के प्रति अपनी प्रतिक्रिया शो करना, रिस्पॉन्स शो करना। जिन भी ऑब्जेक्ट में ये चीज़ें होती हैं वो सजीव होती हैं, तो हम कह सकते हैं सभी सजीवों में क्या होती है, रिस्पॉन्स होती हैं। कैसे याद रखेंगे स्टिमुलस को, स्टिमुलाइज का मतलब होता है सेंसर इन बॉडी, हमारे शरीर के जो सेंसर होते हैं ये सजीवों के लक्षण होते हैं। क्लियर है क्या? दूसरा है चेतना, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, वह विशेष गुण जो सभी जीवों में पाया जाता है जिससे वे अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देने में सक्षम होते हैं। इसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो ह्यूमंस में हाईली डेवलप्ड होते हैं। इस पृथ्वी पर सबसे मोस्ट इंटेलिजेंस या मोस्ट हाईली रिस्पॉन्सिबिल ह्यूमंस होते हैं। हमारा जो मस्तिष्क है वो काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स हो करता है पूरे सजीवों में। क्लियर है क्या? कुछ मुख्य बिंदु ये हैं कि पर्यावरणीय उत्तेजनाओं की पहचान और प्रतिक्रिया, जैसे कि जीव, प्रकाश, ध्वनि, तापमान, रसायनों आदि जैसे बाहरी कारकों को महसूस कर सकते हैं और उसका ठीक ठाक रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि सेल्फ अवेयरनेस, नॉट ओनली बाहरी रिस्पॉन्स से बट ओनली हम अपने बारे में हो रहे रिस्पॉन्स को भी शो कर सकते हैं। केवल मानव में उच्च स्तर का चेतना पाई जाती है जिससे वे न केवल बाहरी वातावरण से बल्कि स्वयं के बारे में भी सोच सकते हैं, थिंकिंग अबाउट सेल्फ, यानी कि सेल्फ के बारे में सेल्फ अवेयरनेस होती है। कहते नहीं कि अपने आप में हाइजीन मेंटेन कीजिए, रास्ते पे जा रहे हैं आपको अपने आप को सेल्फ अवेयर करना है किसी चीज़ की तरह से बारे में। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा होता है। तो आपके नोट है कि मृत निर्जीव वस्तु में चेतना नहीं होती है। दो चीज़ें हैं, इसको याद रखेंगे कि जो डेथ्स होती हैं और जो निर्जीव होती हैं उनमें कॉन्शियसनेस यानी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स नहीं होती है। यह जीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं। यानी कि 3 लक्षण हो गए, मेटाबॉलिज्म, उपचय, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जीवन के लक्षण क्या हैं, तो मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और आपके क्या हैं कोशिकीय संगठन और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये 3 जो लक्षण होते हैं सजीवों के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। तो मनुष्यों में सोचने समझने की, निर्णय लेने की क्षमता होती है। अब डिफरेंस करते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में। तो पहला जो डिफरेंस हम करेक्टर लेते हैं वृद्धि। तो जो लिविंग्स होते हैं उनमें जो वृद्धि होती है कैसी होती है, अंदर होती है, शरीर के अंदर होती है। जो नॉन लिविंग्स होते हैं वो उनकी जो वृद्धि होती है बाहर होती है, जैसे कि पहाड़ पर धूल का जमना या बर्फ़ का जमना, ये क्या है, एक प्रकार से वृद्धि है। मैंने कहा था कि वृद्धि किसी भी सजीव का लक्षण नहीं हो सकता है, स्पेसिफिक लक्षण नहीं हो सकता है। लक्षण होते हैं, वृद्धि वो भी करते हैं, सजीव भी करते हैं, निर्जीव भी करते हैं। तो सजीवों में वृद्धि अंदर की ओर होती है, ठीक है, इंट्रिंसिक रूप से होती है। और नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है कैसी होती है, वो एक्सट्रिंसिक होती है, बाह्य वृद्धि होती है। क्लियर है? दूसरा है प्रजनन, नए जीव उत्पन्न करते हैं, प्रजनन नहीं कर सकते, यानी कि निर्जीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। तीसरा जो लक्षण है उपपचय यानी मेटाबॉलिज्म, जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते रहते हैं लेकिन जैविक अभिक्रियाएं नॉन लिविंग में नहीं होती हैं। उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, वातावरण के प्रति संवेदनाएं प्रदर्शित करते हैं लेकिन निर्जीव नहीं करते हैं। तो ये कुछ अंतर हैं। कुछ समझ देते हैं किसे कहेंगे सजीवों में वृद्धि, प्रजनन, उपपचय, उद्दीपन की प्रति प्रतिक्रियाएं होती हैं। कैसे याद करेंगे इसको, निमोनिक्स को GRMCS यानी कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टिमुलाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग जीवन क्या है। अब आपके लिए मैं सवाल दे रहा हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन से जीव बिना प्रजनन के जीवित होते हैं। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सवाल आपके लिए है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। हम बताएं कि ऐसा कौन सा जीव है जो बिना प्रजनन के जीवित रह सकता है। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम डील करने वाले हैं टेक्सोनॉमी इन इट्स टाइप्स, यानी टेक्सोनॉमी क्या है उसके प्रकार पढ़ने वाले हैं। अब लास्ट समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि हम पूरा पढ़ लिए और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं जिससे हमको बन सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके लिए है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवों को निर्जीवों से अलग करने वाली मुख्य विशेषताएं कौन सी है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जीवों को निर्जीवों से अलग करने वाली मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। पहला गति, दूसरा है प्रजनन, सी है चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, चौथा है अनुकूलन। अभी हमने इसको पढ़ा था कि ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो सजीव बनाते हैं, निर्जीवों से अलग करते हैं, बताइए।
इसका आंसर आप लोग दीजिएंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा बच्चों सी, यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ही वह कैरेक्टर्स है जो निर्जीवों को हम सजीवों को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के जीवन विशेषता में शामिल नहीं है। क्वेश्चन से पढ़ते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों की जीवन विशेषता में शामिल नहीं है। पहला है ए ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कि संवेदी प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। शामिल नहीं बोला है ना, ठीक है। तो हमको पता है कि वृद्धि, मेटाबॉलिज्म और प्रजनन ये सब क्या है, जीवों के लक्षण हैं। लेकिन संवेदी प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे वनस्पति बोला है, रिस्पॉन्स अनुपस्थिति बोला है। बिल्कुल नहीं, सजीवों में, जीवों में इसकी उपस्थिति होती है। इसका मतलब शामिल नहीं पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। संवेदी प्रतिक्रियाओं की अनुपस्थिति ये इसमें शामिल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सभी जीवों में पाई जाती है, बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सभी जीवों में पाई जाती है। ए कोशिका संरचना, बी अंगों की उपस्थिति, सी हड्डियों की उपस्थिति और डी है संवेदी अंगों की उपस्थिति। इसका आप कमेंट आंसर करके बताएंगे। तो जो इसका आंसर होगा ए कोशिकी संरचना। इसका मतलब है कोई भी जीव हो उसमें कोशिकी संरचना होती ही होती है, क्योंकि हम जानते हैं कोशिका जीवन की इकाई होती है, लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, वृद्धि का अर्थ क्या है। वृद्धि किसे कहेंगे। ए कोशिका की संख्या या आकार में वृद्धि होना, बी बाह्य पदार्थों का शरीर में प्रवेश करना, केवल प्रजनन की प्रक्रिया, केवल ऊतकों का विकास। इन चारों ऑप्शन बताइए कि वृद्धि का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि वृद्धि का अर्थ क्या होता है, वह किसी जीव के भाग, संख्या, आकार या द्रव्यमान में वृद्धि होना। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, कोशिका की संख्या में, आकार में या द्रव्यमान में वृद्धि होना। ये क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही करेक्ट आंसर बताना है इन चार ऑप्शन में। वृद्धि केवल जीवों में होती है, ये आपको सही बताना है क्या है। बी है वृद्धि सभी जीवों में एक समान होती है। सी वृद्धि निर्जीवों में नहीं हो सकती है। डी निर्जीवों में वृद्धि बाह्य कारकों से हो सकती है, लेकिन जीवों में आंतरिक रूप से नियंत्रित होती है। इन चार ऑप्शन बताना है आपको सही कौन है। इसको कमेंट करके बताइए तुरंत अभी। पॉज कीजिए वीडियो को, बताइए इसका आंसर क्या है। बोलिए इसका आंसर होगा डी, ठीक है। पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं, क्यों नहीं होगा। वृद्धि केवल सजीवों में होती है, बिल्कुल नहीं, वृद्धि निर्जीवों में भी होती है। तो इसका आंसर हम गलत हो गया। बी देखते हैं, वृद्धि सभी जीवों में एक समान होती है, बिल्कुल नहीं, अलग अलग हो सकती है। वृद्धि निर्जीवों में नहीं हो सकती, नहीं, वृद्धि इसमें भी होती है, निर्जीवों में होती है। ये आपका आंसर नंबर डी होगा बच्चों। जो निर्जीवों में वृद्धि होती है, देखो एक बात सही है कि वृद्धि सजीवों में भी होती है, निर्जीवों में भी होती है, लेकिन जो निर्जीवों में वृद्धि होती है वो बाह्य कारकों से हो सकती है, इसको हम इंटरेस्टिंग ग्रोथ कहते हैं। लेकिन जो जीव होते हैं उसमें आंतरिक कारक रूप से नियंत्रित होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ये सही आपका आंसर मिल गया, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप आपके लाइफ में, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू मैं दे पाया हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बच्चों इस वीडियो का अगर आपको एक PDF चाहिए तो क्या कर सकते हैं आप, इसका जो लिंक है मैं आपको टेलीग्राम चैनल दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेंगे और आपको जो PDF है आपको फ्री में मिल जाएगा, निःशुल्क रूप से, किसी प्रकार चार्ज आपको नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है डेली अपडेट्स के लिए, वहाँ पर भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, टैक्सोनॉमी एंड इट्स टाइप। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।